बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस यकीन के साथ कि आपने गुज़िश्ता लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा और उसको ग्रास्प भी किया होगा और उसके फंडामेंटल यूनिट्स को अपने जहन में अच्छी तरह से नशीन कर लिया होगा। उसी लेक्चर की बुनियाद पे आज हम अपने लेक्चर का कंटिन्यूएशन पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको बोर्ड पर अपनी स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पर बोल्ड में एक वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्लॉज। क्लॉज को समझने से पहले हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि सेंटेंस क्या है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स यानी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यानी जिनसे मिलकर सेंटेंस बनता है वो क्या है। आप सबको यकीनन याद होगा कि सेंटेंस बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और हम ये भी पढ़ चुके थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें अपने जहन में 3 चीज़ों को बार बार दोहराना होगा, यानी प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इनका फ़र्क हम अच्छे तरीके से समझ चुके। जहाँ से सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब स्टार्ट होगा वहीं से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाएगा। इस नुक्ते को बार बार दोहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप क्लॉज के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो अपने जहन में अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की एक पिक्चर बनाइए और देखिए कि क्लॉज उससे किस तरह डिफरेंट है। आइए अब ज़रा बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ बोल्ड में आपको क्लॉज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फंडामेंटल डेफिनेशन देखिए ज़रा, बोर्ड में रेड एरो से ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पार्ट। तो पहला क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपके पास आया ये पार्ट है, हिस्सा है, टुकड़ा है, फ्रेगमेंट है। किस चीज़ का? आइए नेक्स्ट देखिए, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो पहला नुक्ता आपने ये ज़हन में बिठाना है कि क्लॉज एक हिस्सा है एक सेंटेंस का, यानी ये इन इटसेल्फ एक सेंटेंस नहीं है बल्कि एक सेंटेंस का हिस्सा है। अच्छा, वो किस किस्म का हिस्सा है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल होते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स शामिल नहीं होते। आइए देखिए पॉइंट नंबर 2, ये आपको रेड एरो से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है। अब अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि यही 2 कंपोनेंट्स तो सेंटेंस के साथ भी मौजूद होते हैं, यानी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है और एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और एक प्रेडिकेट भी है। बज़ाहिर ये दोनों सेम हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, आइए उसको मैं एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मेरे साथ आपको ब्लू एरो में जो फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई नज़र आ रही है, आप इसको फोकस करेंगे। चलिए, आई शैल हेल्प हिम इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखिए यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड ब्लैक कलर में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, इफ़। आप सब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कहीं ये पढ़ चुके हैं कि 2 सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करने के लिए हम एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इफ़ हमारे लिए एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है जो 2 सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। इफ़ ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कि इफ़ हमारे पास एक कंजंक्शन है, CTION। अब जहन में ये रखिए कि कंजंक्ट का मतलब क्या है। कंजंक्ट के मीनिंग है मिलने की जगह, इकट्ठा होने की जगह। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस इकट्ठे हो रहे हैं, इसी बुनियाद पर जिसकी मदद से वो इकट्ठे हो रहे हैं, यानी इफ़ की मदद से, सेकंड सेंटेंस में वाई की मदद से, ये आपके पास कहलाएगा कंजंक्शन। ठीक हुआ। अब इससे आगे चलिए ज़रा। अच्छा, अब नोट कीजिए ज़रा, ये रहा आपके पास शेल, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जहां से शेल स्टार्ट हुआ वहीं से आपका प्रेडिकेट भी स्टार्ट हुआ। तो मैं यहां इसको मेंशन करता हूं
प्रेडिकेट। अच्छा, प्रेडिकेट से हटकर जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो क्या कहलाता है आपके पास, शाबाश, रिकॉल करें से, सब्जेक्ट। तो ये रहा आपके पास इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अच्छा, कल हमने पढ़ा कि सेंटेंस का एंड जो है वो एक पीरियड के ऊपर होता है, फुल स्टॉप के ऊपर होता है, लेकिन यहां पर आपको कोई फुल स्टॉप नजर नहीं आ रहा, बल्कि इफ की मदद से सेंटेंस की कंटिन्यूएशन नजर आ रही है, सेंटेंस आगे मूव कर रहा है। इसका मतलब है यहां पर सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। चलें, अब इफ को जरा एक लम्हे के लिए छोड़िए और थोड़ा सा आगे मूव कीजिए। अगेन देखिए जरा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक्स आपके पास एक एक्शन वर्ब हुआ और एक्शन वर्ब से आगे ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रेडिकेट। इसको ज़हन में रिवाइज करते जाइए बार बार। अच्छा, जो प्रेडिकेट से हट के रिमेनिंग पार्ट होता है वो खुद ब खुद आपके पास बन जाता है सब्जेक्ट। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास एक गिवन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दो पेयर्स हैं। हम अपनी आसानी के लिए चलिए इन्हें यूं मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट 1 और प्रेडिकेट 1, सब्जेक्ट 2 एंड प्रेडिकेट 2। तो आपने देखा कि हमारे पास इस गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दो कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। या यूं कह लीजिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी दो हैं और प्रेडिकेट भी दो हैं। कल मैं मेंशन कर चुका, एक प्रेडिकेट के साथ सिर्फ एक सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं यहां पर आई के बजाय अहमद एंड ताहिर शैल हेल्प मी, तो याद रखिए कि अहमद एंड ताहिर दो सब्जेक्ट नहीं होंगे, एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट के साथ एक सब्जेक्ट, चाहे उसमें 1000 लोगों के नाम ही क्यों ना शामिल हो जाएं। अब मैं इस ब्रैकेट लगाऊंगा, इस पर आप गौर कीजिएगा, ये मैंने ब्रैकेट लगाई, आई शैल हेल्प हिम, यहां तक। अब आप नोट कीजिए, सेंटेंस का ये पार्ट जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है, एक कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कनेक्ट हो गया। अब दोबारा गौर कीजिए, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो एक कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से कनेक्टेड होता है। ये टुकड़ा, ये हिस्सा, ये पार्ट आपके पास क्या कहलाएगा, शाबाश बोलिए इसको जरा, क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। अब इसको जनरलाइज करें, जो दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला, वो भी इस कंजंक्शन की मदद से सब्जेक्ट 1 और प्रेडिकेट 1 से कनेक्टेड है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, क्लॉज। तो हमने ये सीख लिया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर एक कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे सब्जेक्ट प्रेडिकेट से कनेक्टेड हो तो वो फर्स्ट पार्ट भी क्लॉज कहलाएगा और वो सेकंड पार्ट भी क्लॉज कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपके पास 2 क्लॉजेस हैं, ये 3 भी हो सकती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं, ये 5 भी हो सकती हैं, बट MCAT के इस MCAT की रिक्वायरमेंट ये है कि आप डील करें उन सेंटेंसेस के साथ जो इन जनरल 2 क्लॉजेस पर मुश्तमिल होंगे। यही एनफ होगा हमारे लिए समझना। ओके, थोड़ा सा आगे चलिए जरा। अब जरा सेकंड एग्जांपल में देखें, आप खुद देख सकते हैं, वाई हमारे पास एक कंजंक्शन, ओके, ये रहा हमारा ही सब्जेक्ट, टोल्ड में उसका प्रेडिकेट। अब इधर आ जाइए, ही केम लेट, ही सब्जेक्ट और ये उसका आगे प्रेडिकेट, जिसको हमने कनेक्ट किसकी मदद से किया, वाई कंजंक्शन की मदद से। ये रही क्लॉज और ये रही आपके पास एक क्लॉज। ठीक हो गया। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड करना है, चीज़ों को ज़रा एक ब्रॉडर कैनवस पर आपने समझना है। समटाइम्स पेपर में ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जो हमारे यूजुअल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में हमारा कंजंक्शन सेंटेंस के दरमियान में आया, ठीक हुआ। अच्छा, जरा एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, हम जहां सेंटेंस कंजंक्ट हो रहा है वहां पर हमारे पास कोई कंजंक्शन मौजूद नहीं है, बल्कि जस्ट एक कॉमा मौजूद है। और कंजंक्शन कहाँ है, यकीनन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में ये रहा व्हेन। तो इन सर्टेन केसेस
कुछ कंजंक्शंस हमें ये अलाउ करते हैं कि हम उनसे सेंटेंस स्टार्ट कर लें। यानी देखिए ज़रा, यहाँ मैंने लिखा व्हेन द रेन स्टॉप्स, हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और उसका दूसरा पार्ट वी शैल स्टार्ट आवर जर्नी। अच्छा, अब इसको आप ज़रा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि अगर आपके पास एक पेंसिल और पेज है तो उसके ऊपर लिखिए, कैसे होगा, वी शैल स्टार्ट आवर जर्नी व्हेन द रेन स्टॉप्स। ये यूं भी ठीक है। अच्छा, अब जरा सेंटेंस नंबर 1 के ऊपर आइए। इस पार्ट को आप स्टार्ट में भी ले जा सकते हैं, इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ आई शैल हेल्प हिम, ये ऐसे भी हो सकता है। तो मीनिंग बाय कि कंजंक्शन का हर सूरत दरमियान में होना जरूरी नहीं है। यहां तक हो गया हमारा एक हिस्सा। तो हमने क्या समझा, क्लॉज हमारे पास सेंटेंस का एक ऐसा हिस्सा होता है जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है, और एक कंजंक्शन की मदद से हम उसको दूसरे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से ज्वाइन किए हुए होते हैं। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप, अब वापस ऊपर आइए। क्लॉज अपनी टाइप्स के एतबार से 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। आपको 3 नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। हमारा पहला जोर होगा, हम 2 से 3 मिनट कंज्यूम करेंगे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को समझने में। अच्छा, अब जरा यहां पर मेरे साथ आइए, देखिए, इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, अगर वो सच बोलता है। इस क्लॉज में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। क्या ये एक कंप्लीट सेंस आपको दे रहा है? तो आपका जवाब ऑब्वियस होगा कि नो सर, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखिए, व्हाई ही केम लेट, इसको देखिए जरा, क्या ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। थर्ड को देखिए, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समटाइम्स एक क्लॉज हमें अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रही होती। अगर एक क्लॉज हमें अपनी कंप्लीट सेंस ना दे पा रही हो तो उस क्लॉज को हम बोलेंगे, मैं यहां पर मेंशन करता हूं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। S स्टैंड फॉर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ जो कनेक्टिंग क्लॉज होती है, अब इस सेंटेंस को यूं पढ़िए जरा, इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर मैं इसका ज्वाइन कर दूं तो आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। सेंस आपके पास क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। जिसकी मदद से सेंस कंप्लीट हुई उसको आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। एक पॉइंट हो गया। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो अपनी सेंस कंप्लीट कन्वे नहीं कर पाती। हां, अगर उसके साथ कनेक्ट हो जाए एक दूसरी क्लॉज जिसकी मदद से अपनी सेंस कंप्लीट कर ले, तो वो कहलाएगी आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको सेंटेंस नंबर 3 में दोबारा देखिए, व्हेन द रेन स्टॉप्स, जब बारिश रुकती है, सेंस आपके पास कंप्लीट नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, तो फिर क्या होता है? देखिए जरा, वी शैल स्टार्ट आवर जर्नी, हम अपना सफर शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्लॉज की मदद से आपने इस क्लॉज की सेंस को कंप्लीट कर दिया। जिसने कंप्लीट किया वो आपके पास प्रिंसिपल, जिसको कंप्लीट किया वो आपके पास सबऑर्डिनेट। इस चीज को आपने बार बार रिवाइंड करके सुनना है। जिसकी सेंस कंप्लीट की गई सबऑर्डिनेट, और जिसने सेंस कंप्लीट की वो आपके पास प्रिंसिपल। नेक्स्ट मूव करते हैं हम थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट भी आप समझ लीजिए, जांच लीजिए इसको, कि प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस का फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर होना जरूरी नहीं है। आप आसानी देख सकते हैं कि यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट पार्ट है। जबकि इधर देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में है, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज आपका सेंटेंस के सेकंड पार्ट के अंदर है। इस तरह के एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, पेपर में इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। अब जहन में ये बार बार सवाल आता है कि सर हम पहले ये देखेंगे कि कौन अपनी सेंस कंप्लीट कर रहा है और कौन सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा। उसका एक बड़ा आसान सा नुस्खा हमारे पास मौजूद है। अब आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर मूव करेंगे। देखिए, आपके पास एक हेडिंग नजर आ रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज। आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज के अंदर नोट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, ये ब्लू कलर को नोट कीजिए, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन।
एक हो गया। ये बड़ा आसान है और इसको समझना बड़ा ही एक रादर आप एक नई दुनिया डिस्कवर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेंटेंसेस, और आप देखेंगे कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान काम है। देखिए मैंने यहाँ पर कंजंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अगरचे के कंजंक्शन को इन डिटेल हम कुछ आगे जाके पढ़ेंगे। सरेदस्त आप ये याद रखिएगा कि कंजंक्शन से मुराद कौन से वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, दो क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं। हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नाम याद कर लीजिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से हैं? आप नोट कर रहे होंगे कि फर्स्ट 3 लाइंस हमारे पास WH फैमिली है, यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, whom, whose, which and whether, WH फैमिली मेंबर्स हैं सारे के सारे आपके पास। ऑन द अदर हैंड कुछ एडिशनल है आपके पास, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन आपके लिए इस स्टेज पर इतना ही जानना काफ़ी है। हाउ, इफ, दैट, अनटिल, बिकॉज और टिल, ये हमारे पास एक हमने फेरिस्त बना ली सबऑर्डिनेट क्लॉज की। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की इस तरह आपके पास है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, वो देखिए वो 7 है, ये 7 ही है, आपने इनको याद रखना है, फॉर, एंड, नॉर, बट और यट और सो। ये कंजंक्शंस आप यहीं पर वीडियो को रोकेंगे और इनको एक दफ़ा अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे। आप ज़हन नशीन करेंगे, हमारा मामला बिल्कुल हमारे लिए आसान हो जाएगा। चले, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने इसको ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब आप देखिए कि इनकी मदद से हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। इस पॉइंट पर आपने बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर हम दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की मदद से जोड़ेंगे तो जो सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा होगा, बल्कि यूं कहना चाहिए जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होगी वही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब आप इस चीज से कतई नजर होकर सोचिए कि ये अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है या नहीं कर रही। ये किसी लेटर स्टेज का क्वेश्चन है। इस स्टेज पर आप नुक्ता क्या याद रखेंगे? अगर एक क्लॉज व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, इफ वगैरह से स्टार्ट हो रही है तो वही आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इस जुमले को आपने रिपीट करके सुनना है बार, वही आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आइए जरा कैसे भला? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेंटेंस था, देखिए मुझे ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि कोई क्लॉज अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है या नहीं कर रही। मैं किस पर फोकस करूंगा? कंजंक्शन पर फोकस करूंगा। तो कंजंक्शन मेरे पास यहां पर क्या मौजूद है? इफ। अब मैं देखता हूं कि इफ यहां कहां मौजूद है, तो ये रहा हमारा इफ। ये कौन सा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज आपके पास कौन सी होगी? सबऑर्डिनेट। अब अगर एक सबऑर्डिनेट है तो ऑटोमेटिकली दूसरी आपके पास क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल हो जाएगी। ये क्लॉज सबऑर्डिनेट इस क्लॉज के मातहत है। किस एतबार से? अपनी सेंस कंप्लीट करने के एतबार से। यानी इस क्लॉज का इस पर डिपेंडेंस जो है वो किस एतबार से? अपनी सेंस को कंप्लीट करने के एतबार से, और जिसकी वजह से कंप्लीट हो रही है वो प्रिंसिपल है। अब आप खुद जज कर सकते हैं मेरे साथ साथ। अब बड़ा आसान हो गया। वाई, ये आपके पास एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज आपके पास क्या कहलाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो अदरवाइज क्लॉज होगी वो आपके पास हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। सिमिलरली अब जरा रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए। ये रहा व्हेन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इससे शुरू होने वाली क्लॉज आपके पास सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो दूसरी क्लॉज बनेगी वो ऑटोमेटिकली हम जैसे पहले मेंशन कर चुके प्रिंसिपल क्लॉज। नीचे वाली दोनों एग्जांपल्स को भी आपने नहीं देखना। होपफुली अब आप इसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। आपने याद करने हैं ये कंजंक्शन, और इनसे जो क्लॉज स्टार्ट हो रही होगी वो सबऑर्डिनेट, और जो अदरवाइज जो दूसरी क्लॉज बचेगी वो खुद ब खुद प्रिंसिपल क्लॉज आपके पास बन जाएगी। चलिए स्टेप नंबर 2 पे आइए। एक वर्ड देखा आपने, जैसा कि यहां भी आप देख सकते हैं, हमारे पास एक थर्ड टाइप भी है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये समझना भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कि दो चीजें, दो ग्रुप, दो लोग, दो क्लासेस, दो स्टूडेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। ग्रामर की स्ट्रिक्ट सेंस में, इंग्लिश ग्रामर की स्ट्रिक्ट सेंस में हम ये कहेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेस मौजूद हों और दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड ना कर रही हों, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपको ग्रीन से नजर आ रहा है, इसमें देखिए जरा, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स
एक कंप्लीट सेंस है आपके पास। अब इस कंजंक्शन को एक लम्हे को छोड़ दीजिए, समझिए यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है और आगे बढ़ी तरह दे केम इन टाइम, ये भी आपको एक कंप्लीट सेंस दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी सेंस को कंप्लीट करने के एतबार से ये क्लॉजेस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के एतबार से ये दोनों क्लॉजेस पर डिपेंड नहीं कर रही। जब डिपेंड नहीं कर रही तो ये सबऑर्डिनेट नहीं हो सकती। ये क्या कहलाएंगी? ये प्रिंसिपल भी नहीं कहलाएंगी, ये आपके पास कहलाएंगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो हम यहां पर जो आई इनवाइट माय फ्रेंड है इसको भी मेंशन करेंगे। ये आपके पास एक CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट क्लॉज और इधर भी हम इसको मेंशन करेंगे कि CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, अब लास्ट एग्जांपल को देखिए जरा, इट रेन्ड हैवीली, ये आपके पास एक है, बट को एक लम्हे को छोड़ दीजिए, वी कुडंट एंजॉय, हम उससे लुत्फ ना उठा सके। अब ये दोनों पार्ट अपनी अपनी इंडिविजुअल सेंस को इंडिपेंडेंटली आपके पास कन्वे कर रहे हैं। तो ये ना प्रिंसिपल हुए ना सबऑर्डिनेट, बल्कि आपके पास हुए कोऑर्डिनेट, और ये भी आपके पास हुआ कोऑर्डिनेट। अच्छा, यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट, इधर आ जाइए। अगेन आप ये जज करने की कोशिश नहीं करेंगे कि कोई क्लॉज कोऑर्डिनेट कैसे है, क्या वो अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है या नहीं कर रही। हम डिपेंड किस पर करेंगे? इन 7 कंजंक्शंस को, जिनको हमने कोऑर्डिनेट के नाम से यहाँ पर मेंशन किया। अब यहाँ पर भी आपको वीडियो रोकनी है और इनको आपने अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है, याद करना है। क्या मतलब हुआ कि ये जो 7 कंजंक्शंस हैं, इनसे जब भी दो क्लॉजेस आपस में कनेक्ट होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शन से पहले वाली क्लॉज भी और कंजंक्शन के बाद वाली क्लॉज भी आपके पास कहलाएगी कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको आप याद कीजिएगा, यही वीडियो को रोकें, यहां तक इसको रिवाइज करें और फिर मेरे साथ आगे चलें। क्या ये हमारी बात ठीक है? हम इस एग्जांपल से जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। आइए जरा देखिए, मेंशन यहां पर कंजंक्शंस हमारे पास कौन से हैं। यहां पर आपके पास ये एंड एक कंजंक्शन मौजूद है और यहां पर आपके पास दूसरे एग्जांपल में बट मौजूद है। देखिए, आपको इस बॉक्स में एंड भी नजर आ रहा है और साथ बट भी नजर आ रहा है, यानी एंड, बट, फॉर, नॉर, और, यट और सो से जब भी दो पार्ट्स आपस में मिलेंगे तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट, क्योंकि वो अपनी सेंस इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर डिपेंड किए बगैर कन्वे कर रहे हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों के ज़हन में एक अमूमी सवाल आता है कि सर प्रिंसिपल क्लॉज भी अपनी सेंस खुद कंप्लीट करती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपनी सेंस खुद कंप्लीट कर रही है। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? मेरा ख्याल आपने फ़र्क जज कर लिया होगा। फ़र्क क्या है भला? नोट कीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज भी अपनी सेंस खुद कंप्लीट करती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी अपनी सेंस खुद कंप्लीट करती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ होगा? शाबाश बोलिए इसको, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। याद रहेगी बात कि प्रिंसिपल का कॉम्बिनेशन हमेशा सबऑर्डिनेट के साथ। प्रिंसिपल बनता ही तब है जब साथ कोई मौजूद हो सबऑर्डिनेट। अगर मैं दो लोग खड़े हों और आपसे कहूं कि इन दो अशखास में से एक शख्स इस इदारे का हेड है और एक उसके मातहत है, ठीक हो गया, और मैं आपको बता दूं कि दिस जेंटलमैन नंबर 1 इज प्रिंसिपल, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में क्या आएगा कि ये दूसरे का खुद ब खुद क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट हो जाएगा। या एक सबऑर्डिनेट को हाईलाइट कर दिया जाए तो दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। शाबाश। अब जरा आगे देखिए, कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन हमेशा किसके साथ होगा? कोऑर्डिनेट के साथ। ये दो क्लॉजेज हैं इक्वल रैंक की, ये दर्जे के एतबार से बराबर हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही। अच्छा, जबकि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन में सबऑर्डिनेट हमेशा डिपेंड करती है प्रिंसिपल के ऊपर, तो ये हायर रैंक हुआ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये लो रैंक हुआ क्योंकि ये डिपेंडेंट है, जबकि यहां पर रैंक बिल्कुल क्या है? बराबर है। आई होप अब आपको ये कुछ ना कुछ आइडिया होगा। इस वीडियो को दोबारा सुनेंगे, पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, और मेजर पॉइंट क्या है हमारे पास कि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की मदद से हम पहचान सकते हैं कि आपकी क्लॉज प्रिंसिपल कौन सी है, सबऑर्डिनेट कौन सी है और कोऑर्डिनेट कौन सी है।
अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ कुछ ग्रीन से कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की हैं, मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा और कंजंक्शन की मदद से आपने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। और आई होप के अब आप समझ चुके होंगे। तो नुक्ता क्या है, आपने किसको आइडेंटिफाई करना है, शाबाश रिकॉल करें ज़हन में, किसको आइडेंटिफाई करना है आपने, कंजंक्शंस को, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आइए ज़रा सरदस्त आप देख के भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कंजंक्शन क्या है, आपके पास हाउ मौजूद है, आपके पास दिस वन हाउ मौजूद है। अच्छा, अब क्या हमने नुक्ता क्या डिसाइड किया था कि हाउ से, और पहले देखिए हाउ कंजंक्शन कौन सा है, ये रहा आपके पास, यहाँ पर हाउ मौजूद होगा आपके पास, ये आपके पास रहा, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा ये कौन सा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज भी आपके पास क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट। और ये सबऑर्डिनेट है तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगी आपके पास, प्रिंसिपल, शाबाश। अब देखिए ज़रा दैट, कौन सा कंजंक्शन है दैट आपके पास, ये रहा दैट आपके पास, शाबाश। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के आगे वाली क्लॉज यानी जो उसके आगे मौजूद है वो आपके पास हुई सबऑर्डिनेट, और जो पहले मौजूद है वो खुद ब खुद क्या हो गई, प्रिंसिपल, शाबाश। अब हम अपनी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट टू क्लॉजेस को जज करें, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म। तो देखिए ज़रा सो, कौन सा कंजंक्शन है आपके पास, ये रहा सो आपके पास कंजंक्शन मौजूद है, यानी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में से मिलने वाली दोनों क्लॉजेस आपके पास क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट होती हैं, इक्वल रैंक की होती हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होती, म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये भी रही आपके पास दे वर बिजी, आप खुद देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और इधर से दे डिड नॉट कम, ये भी आपके पास क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलिए ज़रा, इस फॉर को देखिए, ये फॉर आपके पास कहाँ मौजूद है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ। इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले वाली क्लॉज भी कोऑर्डिनेट और बाद वाली क्लॉज भी आपके पास कोऑर्डिनेट। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, रिवाइंड करें इसे और इन चार एग्जांपल्स को दोबारा देखिए। और आपका नुक्ता आज का सबसे बड़ा क्या है कि प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लॉज को आपने बाइफरकेट करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, नॉट ऑन द सेंस के वो अपनी सेंस कंप्लीट कर रही है, ये नहीं, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरी खुद ब खुद प्रिंसिपल। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन दरमियान में मौजूद है तो दोनों क्लॉजेस खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट। अब आपने इसको समझना है, इसको याद रखना है, यहीं से हमारा इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर स्टार्ट होगा। और एक बात ध्यान में रखिए, कल का जो आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा उसमें आपके पास आइडेंटिफिकेशन होगी, यानी आपने पहचानना होगा कि एक क्लॉज प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट है या कोऑर्डिनेट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल के टेस्ट में आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मौजूद होंगे, आप उसमें से हाईलाइट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर अ गिवन सेंटेंस, वेदर अ गिवन क्लॉज इज प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, कल दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात हो।